रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 109। सभी की सवालिया नजरों को अपनी तरफ होता हुआ देखकर केशव बोला, मैंने पहले भी वहां जाने की कोशिश की थी लेकिन मुझे पानी में एक ऐसा चीज मिला जो मुझे वहां जाने से रोक रहा था। इस पर चंद्रेश बोला, हाँ तो बताओ ना वह आखिर क्या चीज है। इस पर केशव एक कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ बोला, एक मगरमच्छ। एक वीर योद्धा एपिसोड। ये सुनकर सबकी आंखें सिकुड़ गईं। एक मगरमच्छ, लेकिन इस मगरमच्छ में ऐसा क्या खास है, चंद्रेश बोला। इस पर केशव बोला, नहीं वह मगरमच्छ इतना ज्यादा ताकतवर तो नहीं है, बस पृथ्वी स्तर के दूसरे चरण जितना ताकतवर है, लेकिन उसके शरीर में कुछ अजीब सा है। इस पर एक और लड़की जिसका नाम सारिका था उसने केशव से पूछा, क्या अजीब था उस मगरमच्छ में। इस पर केशव गंभीरता के साथ बोला, मैंने पहले भी उसके साथ लड़ाई की है और यकीन मानो उससे जितना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस पर दूसरी लड़की जो अब तक चुप थी वह बोली, लेकिन हम यहाँ चुपचाप बैठकर तो नहीं रह सकते ना। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो अब तुम हमें उस जीव की शक्तियों और उसकी विशेषताओं के बारे में बताओ। ये सुनकर केशव ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है रेवती, मैं तुम सभी को बता रहा हूँ। इसके बाद उसने आगे बोलना जारी रखा, वह मगरमच्छ कोई साधारण मगरमच्छ नहीं है बल्कि यह एक गोंधरा मगरमच्छ है। जैसे ही सभी गोंधरा मगरमच्छ के बारे में सुनते हैं उन सभी की आंखों में खौफ नजर आने लगी। इधर एक झाड़ी के पास रुद्र उन सभी की बातें सुन रहा था और गोंधरा मगरमच्छ के बारे में सुनते ही उसकी भी आंखों में थोड़ा डर नजर आने लगा। गोंधरा मगरमच्छ यह एक ऐसा जीव था जिसकी त्वचा बिल्कुल किसी गोंद की तरह थी, पारदर्शी, चिपचिपा और चिपकने वाला। इस मगरमच्छ की खासियत यह थी कि इस जीव के ऊपर किसी भी प्रकार के हथियार से हमला नहीं किया जा सकता था। अगर कोई योद्धा उसके ऊपर किसी भी हथियार से हमला करे तो उसका हथियार उस जीव के ऊपर तुरंत ही चिपक जाता, और इसी वजह से कोई भी योद्धा इस पर हथियारों से हमला नहीं कर सकता था। इस चीज की दूसरी खासियत यह थी कि अगर इसके ऊपर कोई हमला हो और इसकी त्वचा में कोई घाव भी लगे तो ये तुरंत ही भर जाती थी। यह इसके शरीर की एक और खासियत थी। इन जीवों के शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग इनकी दिमाग थी, क्योंकि इन जीवों के पास अनंत मात्रा में दिमागी शक्ति होती है, और यह हमेशा ऐसी चीजों के पास पाई जाती है जिसके अंदर बड़ी मात्रा में मानसिक ऊर्जा हो। जब सभी ने गोंधरा मगरमच्छ का नाम सुना तो वह सब परेशान देखने लगे। इसी के बाद कुछ सोचकर रेवती ने सबसे पूछा, अच्छा तुम ये बताओ उस मगरमच्छ का स्तर कितना है। इस पर केशव एक कड़वाहट वाली मुस्कान के साथ बोला, एक चौथ स्तर का गोंधरा मगरमच्छ। जब सभी ने चौथे स्तर का नाम सुना तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। दरअसल ये सभी योद्धा अभी आज्ञा चक्र पर ही पहुंचे थे और एक चौथ स्तर का जानवर एक पृथ्वी स्तर के 90 पड़ाव वाले योद्धा जितना भी ताकतवर हो सकता है। इस जीव की ताकत इस बात से मापी जा सकती है कि जब ये जीव जन्म लेता है तब इसका शक्ति स्तर कम से कम दूसरे स्तर वाले जानवरों से भी कुछ हद तक ज्यादा ही होता है, और जैसे जैसे यह बड़ा होता जाता है इसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वयस्क होने पर यह पृथ्वी स्तर के अंतिम चरण वाले योद्धा जितना ताकतवर हो सकता है। सभी की बातों को खत्म होने के बाद सभी चिंता में डूब गए। तभी सारिका बोली, अरे यार कितनी देर तक हम ऐसे ही बैठेंगे। इस पर केशव बोला, अरे हम कुछ सोच रहे हैं, सोचने तो दो। तभी चंद्रेश बोला, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनकर सारिका बोली, तो क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और उस फल को जाने देंगे। वह सभी अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी सभी को वहां पर एक सुगंध का एहसास हुआ। इस एहसास करते ही सभी की नजरें उस फल पर चली गईं। दरअसल वह फल धीरे धीरे पकने लगा था, इसी वजह से उस फल में से बहुत ही मीठी और आकर्षित करने वाली सुगंध फैल रही थी। इसे महसूस करते ही रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। साथ ही साथ उसे जैसे कुछ एहसास हुआ हो, वह खुद से बोला, नहीं नहीं नहीं, ये फल तो अभी पकाने ही वाला है। अगर यह अभी पक रहा है इसका मतलब इसके लिए अब यहाँ पर लड़ाई होने वाली है। दरअसल ये सुगंध को जब रुद्र ने सूंघा तो उसको उस सुगंध में एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ, और दूसरा वह भली भांति जानता था कि इस सुगंध के जरिए और भी कई सारे जानवर इस दिशा में बढ़ेंगे और सभी उस फल को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इधर वे 5 योद्धा भी यह समझ चुके थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उनके चेहरे पर भी परेशान दिखने लगी। तभी रुद्र को उसके आसपास में से बहुत ही तेज गर्जना की आवाज सुनाई देने लगी। साथ ही साथ कुछ जंगली शक्तियां भी महसूस हो रही थीं। कुछ पलों में उस जगह पर चारों तरफ से जानवरों के सैलाब सा आ गया।
वे सभी इस दिशा में बढ़ रहे थे जिस दिशा में वह फल था। कुछ समय में उस तालाब के किनारे पर चारों तरफ से 10 से भी ज्यादा चौथे स्तर के जानवर और 100 से भी ज्यादा तीसरे और दूसरे स्तर के जानवर पहुंच गए थे। अपने सामने इतने सारे जानवरों को देखकर वे सभी पांचों योद्धा भी हड़बड़ा गए। उनको भी अब ये समझ में आ रहा था कि इन सभी में से वह उस फल को कैसे प्राप्त करेंगे। देखते ही देखते वहां पर जानवरों के गुरने और लड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। रुद्र ने उस तरफ देखा तो उसने देखा कि उसके सामने भी सभी जानवर आपस में ही लड़ने लगे थे। वहां पर एक शेर था जो कि 4 सिरों वाला था और उसके सामने एक अग्नि भालू था जो कि चौथी स्तर का था। वह दोनों आपस में ही लड़ रहे थे और जोरदार गर्जना कर रहे थे। इसी बीच एक बड़ी सी चील उस फल की तरफ उड़ गई। जैसे ही वह उस फल को पकड़ने वाली थी तभी उस झील में से एक बड़ा सा मगरमच्छ निकाला और उस चील के पंजों को पकड़ लिया। इसकी वजह से उस चील को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा और वह दर्द से चिल्लाने लगी। लेकिन वह और कुछ कर पाता कि तभी उस मगरमच्छ ने उस चील को पानी के अंदर खींच लिया। ये वही मगरमच्छ था जिसको केशव ने देखा था। कुछ ही पलों में उस झील के पानी में लाल रंग दिखने लगे। इसका मतलब ये था कि वह चल अब मर चुका था और उस मगरमच्छ ने उसको खा लिया था। उस चील को खाने के बाद वह मगरमच्छ फिर से ऊपर आने लगा लेकिन तभी वहां पर एक तेज गर्जना के साथ एक पंजा जाकर उस मगरमच्छ के सिर पर लगा। साथ ही साथ उस मगरमच्छ ने भी तेजी से प्रतिक्रिया दी और उस पंजे को भी पकड़ लिया। इसके बाद वहां पर एक और भी तेज गर्जना सुनाई दी। दरअसल यह एक बाघ था जो कि चौथी श्रेणी का जानवर था। साथ ही साथ इसके पंजे के नाखून इतनी ज्यादा तेज थे कि उस मगरमच्छ के शरीर में भी एक बड़ा सा जख्म आ गया। लेकिन धीरे धीरे वह जख्म भरने लगा था। इधर दूसरी तरफ वे 5 योद्धा भी उन जानवरों से लड़ने में लगे हुए थे। इसी बीच रेवती ने एक बड़े से लकड़बग्घे को अपने तलवार से काट डाला और फिर उस तालाब के बीच कूदकर चली गई। वे सब अब समझ चुके थे कि अब उनको कैसे भी करके लड़ना ही होगा। इधर रुद्र बड़ी गौर से उस फल को देख रहा था लेकिन वह वहां नहीं गया। वह जानता था कि इस फल को पाना कोई आसान काम नहीं है। अपने पूर्वजों की यादों में जितने भी अनुभव थे उससे वह सब जान चुका था कि ऐसे फलों को पाने के लिए ये तो एक छोटी सी परीक्षा मात्र है। इसके अलावा भी इस फल में कुछ ना कुछ ऐसी सुरक्षा तंत्र होंगे जो उस फल का खुद का बनाया होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही सरिता उस फल को पकड़ने वाली थी तभी उस पौधे से कुछ कांटे निकलकर रेवती की तरफ बढ़ने लगे जिसे देखकर रेवती की आंखें चौड़ी हो गई। साथ ही साथ वह कांटों से बचने की कोशिश कर रही थी लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ कांटे जाकर उसके हाथ पर लग गई और इसी के साथ ही वह पानी में गिर गई। वह पानी में तो गिरी ही, यह उसके लिए ज्यादा परेशानी भरी बात नहीं थी लेकिन उसके जिस हाथ में वह कांटे लगे हुए थे वह बैंगनी रंग में बदलने लगा था। इसका मतलब उस कांटे में जहर था। इसके बाद उसका एक हाथ बिल्कुल ही नाकाम हो गया जिसे महसूस कर उसकी आंखें निराश हो गई। कुछ पलों में उसका सारा शरीर जहर से धीरे धीरे फैलने लगा। इसे महसूस कर उसकी आंखें मृत्यु के भय से ग्रसित हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जैसे कि यह सब काफी नहीं था कि वहां पर वह मगरमच्छ पानी में कुछ गिरने की आवाज से प्रभावित होकर उस तरफ तैरने लगा। उसने उस बाघ को भी पानी के अंदर मार डाला था। पानी के अंदर उस बाघ का शरीर ज्यादा कुछ काम नहीं आया और इसी के साथ मगरमच्छ ने उस बाघ को भी मार डाला। जब रेवती ने अपनी तरफ आते हुए मगरमच्छ को देखा तब उसकी आंखें और भी ज्यादा निराश हो गई। उसने मन ही मन सोचा, लगता है यह मेरी आखिरी वक्त है। माफ करना मेरे दोस्तों, मेरा साथ यही तक था। ये कहकर उसने अपनी आंखें मूंद ली। वह अपनी आंखें बंद करके अपने मृत्यु का इंतजार कर ही रही थी कि तभी वहां पर एक काली आकृति प्रकट हुई और एक तेज धमाका वहां पर सुनाई दिया। इसी के साथ ही तालाब के ऊपर एक बहुत बड़ी पानी की लहर उठ गई। इस आवाज को सुनते ही जब रेवती ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने एक लड़का उस मगरमच्छ के साथ लड़ रहा था। उसका हाथ बिल्कुल ड्रैगन की जैसी दिख रही थी और साथ ही साथ उसमें हल्के बैंगनी रंग की चिंगारी भी निकल रही थी। अब तक आप समझ ही करेंगे होंगे ये कौन था। जी हाँ, ये रुद्र था जो अपने आयामी शक्ति की मदद से वहां पहुंच गया था। दरअसल सभी को अपनी अपनी लड़ाई में व्यस्त होता देख रुद्र उस फल को प्राप्त करने के लिए उस फल के पास पहुंच गया था और साथ ही साथ सभी की नजरों से बचते हुए चुपके से उस फल को भी तोड़ने की कोशिश करने लगा। और इसी बीच उस बैंगनी पौधे से फिर से कांटे निकालकर रुद्र के शरीर में चुभने लगे। रुद्र ये जानता था कि उस कांटे में जहर है, लेकिन उसके शरीर में भी कुछ खास था। उसके शरीर में दिव्य नाग का रक्त था।
और इस वजह से उस फल का जहर उसको कुछ भी नहीं कर सकता था। उल्टा यह उसके शरीर में 20 प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ा रहा था। इसी के साथ उसने वह फल प्राप्त कर लिया और वहां से लौटते ही वाला था कि तभी उसने देखा कि रेवती पानी में डूब रही है और उसकी तरफ उस मगरमच्छ मार रहा है। जिसे देखकर रुद्र पहले तो वहां से जाने की सोचता है, लेकिन उसका मन नहीं होता। वह ये कैसे देख सकता था कि उसके सामने कोई इंसान मर रहा हो और मदद कर अपने में सक्षम होने के बाद भी वह मदद ना करे, ये कैसे हो सकता था। अपने स्वभाव के चलते रुद्र ने अपने दांत पीस लिए और रेवती को बचाने चला गया। लेकिन अभी भी उसके सामने एक परेशानी थी। वह ये भली भांति जानता था कि गोंधरा मगरमच्छ कितना ताकतवर है और उसका शरीर कितना विशेष है। लेकिन उसके पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और हड़बड़ाते हुए अपने हाथ को ड्रैगन के हाथ में बदल दिया और उसमें बिजली को सक्रिय करते हुए पानी में कूद गया। और तुरंत ही तैरते हुए रेवती के पास पहुंच गया। इस वक्त तक वह मगरमच्छ लगभग रेवती के पास पहुंच ही गया था। और तभी रुद्र ने अपनी मुट्ठी से उस मगरमच्छ के ऊपर एक जोरदार पंच मार दिया, जिसके तुरंत बाद एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। और साथ ही साथ वह मगरमच्छ पानी से ऊपर हवा में चला गया। और फिर छपाक से वह मगरमच्छ फिर से पानी में गिर गया। जैसे ही वह पानी में गिरा, रुद्र ने देखा कि उसके जबड़े पर काले काले जलने के निशान दिख रहे थे। साथ ही साथ वह मगरमच्छ दर्द से छटपटा रहा था। इधर दूसरी तरफ अब तक रेवती भी अपनी आंखें खोल चुकी थी और अपने सामने के नज़ारे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन पानी के अंदर होने की वजह से उसके मुंह के अंदर पानी चला गया। इसे महसूस करते ही उसने तुरंत ही अपना मुंह बंद कर लिया और हैरानी के साथ अपने सामने के नज़ारे को देखने लगी। खासकर उस व्यक्ति के ऊपर उसका ध्यान गया जिसने उसकी जान बचाई थी। इधर रुद्र भी हैरान था। उसने ये यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसकी मुट्ठी में इतना ज्यादा ताकत होगी। दरअसल ड्रैगन सभी जानवरों में एक सम्राट की तरह था और उसकी त्वचा बहुत ही ज्यादा विशेष थी। और रुद्र ये देख चुका था, क्योंकि जब रुद्र ने उस मगरमच्छ के ऊपर हमला किया था तो कायदे से तो उसका मुक्का उस मगरमच्छ के शरीर पर चिपक जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि उस मुक्के में इतना ज्यादा ताकत था कि वह मगरमच्छ हवा में ही उड़ गया। साथ ही साथ उसमें बिजली की शक्ति होने की वजह से उस मगरमच्छ का जबड़ा भी कुछ हद तक जल गया था। इसी के साथ उस मगरमच्छ को छटपटाते हुए देखकर रुद्र ने ज्यादा देर ना करते हुए पीछे मुड़ा और रेवती के पास पहुंच गया और तुरंत ही उसको उसके कमर से पकड़ते हुए अपनी आयामी राजदंड को निकाला और तुरंत ही वहां से टेलीपोर्ट होकर उस झाड़ी के पास पहुंच गया जहां पर वह पहले छुपा हुआ था। इधर दूसरी तरफ जैसे ही वह फल उस पौधे से गायब हुआ, सभी को वह सुगंध भी आना बंद हो गया। साथ ही साथ जब सभी ने उस तरफ देखा तो उन्होंने उसको वहां पर कुछ भी नहीं देखा। दरअसल रुद्र ने अपने आयामी शक्ति की मदद से टेलीपोर्ट होकर जल्द से जल्द वहां पहुंच गया था और इधर दूसरी तरफ बाकी सभी जानवर अभी तक अपने लड़ाई में ही व्यस्त थे, इसलिए किसी को भी रुद्र के वहां पहुंचने की भनक तक नहीं लगी। क्या रेवती को बचा पाएगा रुद्र? क्या होगा रेवती के साथियों का? रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 110। बेहोश रेवती। उस झाड़ी के पास पहुंचाकर रुद्र ने रेवती को वहां पर लेटा दिया। रेवती का शरीर अब नीला पड़ता जा रहा था। उसके शरीर में वह जहर अब धीरे धीरे फैल रहा था और इसी की वजह से अब रेवती बिल्कुल बेहोश हो गई थी। जब रुद्र ने देखा कि रेवती का शरीर अब धीरे धीरे नीला पड़ता जा रहा है, तब उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी दिखाई दी, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिव्यनाग युद्ध आत्मा को सक्रिय कर दिया। तुरंत बाद उसकी आंखें बिल्कुल लाल रंग से चमकने लगी और साथ ही साथ वह आंखें बिल्कुल किसी नाग की तरह दिख रही थीं। तभी रुद्र ने रेवती की दाहिनी हाथ को अपने हाथों से पकड़ा। उस हाथ में एक छोटा सा खरोच आए हुआ आई था जिसमें रक्त निकल रहा था। रुद्र ने अपने मुंह को उस खरोच पर रख दिया और इसके बाद रुद्र उस जहर को अवशोषित करने लगा। धीरे धीरे रेवती के शरीर में जो जहर था वह भाप बनकर रुद्र के मुंह के जरिए उसके शरीर में समाहित हुआ। इसी के साथ रुद्र का शरीर धीरे धीरे नील पड़ने लगा, लेकिन रुद्र को इससे कोई भी दर्द या परेशानी महसूस नहीं हो रही थी। बल्कि उसके शरीर में जो दिव्य नाग युद्ध आत्मा की वजह से वह और भी ज्यादा ताकतवर हो रही थी। इसे महसूस कर रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। रुद्र के शरीर में जो दिव्य नाग युद्ध आत्मा था वह पूरी तरह से जहर से सुरक्षित था और साथ ही साथ जब भी रुद्र के शरीर में कोई जहर जाता तो उसका शरीर और भी ज्यादा विष प्रतिरोधी बन जाता। और क्योंकि वह जहर उस मानसिक ऊर्जा फल के पौधे से निकली थी, इस वजह से उस जहर में भी मानसिक ऊर्जा का अंश था।
और क्योंकि रुद्र का दिव्य नाग युद्ध आत्मा एक मानसिक शक्ति से संबंधित युद्ध आत्मा है, इसलिए उसकी शक्ति भी बढ़ने लगी। दूसरी तरफ रेवती के साथी जो कि अब तक सभी जानवरों से लड़ रहे थे, उन्होंने यह महसूस किया कि वह सभी जानवर वहां से भाग रहे हैं, जिसे महसूस कर सभी ने एक स्वर में कहा, बाल बाल बचे, नहीं तो आज हमारा राम नाम सत्य हो जाता। इस पर सारिका बोली, हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी जैसे उसको कुछ याद आया हो और फिर वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर तुरंत ही डर और परेशानी के भाव दिखाई दिए और फिर वह चिंतित स्वर में चंद्रेश से बोली, चंद्रेश, रेवती दीदी कहाँ हैं? ये सुनकर सभी का ध्यान भी साका की बात पर पड़ गया। दरअसल वह सब उन जानवरों से लड़ाई में इतनी ज्यादा व्यस्त थे कि उनका ये ध्यान ही नहीं रहा कि रेवती उस फल को तो कैसे बोला, जहां तक मुझे याद है मैंने उस फल की तरफ जाते हुए देखा था। ये सुनकर सभी उस फल की तरफ देखने लगे, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी फल नहीं दिखा, जिसे देखकर परेशान होकर बोले, हम दोनों तो उसके साथ ही थे, फिर वह कहाँ गई? ये सुनकर सभी के मन में कई सारे सवाल जवाब आने शुरू हो गए। फिर कैसा बोला? रेवती दीदी तो उस पाल को लेने ही गई। ये सुनकर शादी करने अपना सरनाम ही रखे हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं व्यक्ति दीदी को अच्छी तरह से जानती हूँ, वह कभी भी अपने साथियों को अकेला नहीं छोड़ देगी। और क्या तुम्हें लगता है कि एक फल के लिए वह हमें यहाँ पर मैंने छोड़ देगी? ये सुनकर सभी चुप हो जाते हैं, लेकिन तभी चंद्र चीटेश्वर में बोलता है, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं होगा? ये सुनकर सभी की चाहिए चिंता में डूब गए। अब उन सभी को भी ऐसा लगा था कि शायद रेवती को कुछ हो गया है। तभी के सब ने चिंतित होकर बोला, अगर ऐसा है तो हमें रेवती दीदी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। ये सुनकर सभी ने अपना सर हमें लाया और चारों तरफ फैल गई रेवती को ढूंढने के लिए। इधर दूसरी तरफ रवि की जमीन पर अभी भी लूटी हुई थी और रुद्र उसके हाथ से सारे जहर को अवशोषित कर उसी की तरफ ध्यान से देख रहा था। जब उसने देखा कि रेवती के सभी जख्म सामान्य हो गए हैं, तो उसने अपने स्टोरेज अंगूठी से एक घाव भरने वाली गोली निकाली और रेवती के मुंह में डाल दी। जैसे ही वह गोली रेवती के मुंह में गई, वह तुरंत पिघल गई और रेवती के मुंह के अंदर से होते हुए पेट में चली गई। साथ ही साथ उसकी ऊर्जा उसके पूरे शरीर में संचालित होने लगी और अपनी जख्मों को भरने लगी। कुछ ही देर में रेवती का जख्म पूरी तरह से भर गया और कुछ देर बाद उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। इसे देखकर रुद्र ने एक गहरी सांस छोड़ी और वह अब समझ गया था कि रेवती ठीक हो गई है। लेकिन तभी उसको अपने पीछे किसी के आने की आहट सुनाई दी, जिसे सुनते ही रुद्र एकदम गंभीर हो गया और फिर उसने ज्यादा देर ना करते हुए एक छलांग के साथ पेड़ पर कूद गया और तुरंत ही वहां कहीं पर छुप गया। इधर दूसरी तरफ अब तक रेवती की आंखें हल्की सी खुल चुकी थीं। रुद्र के जाने से पहले ही उसने रुद्र का चेहरा हल्का सा देख लिया था, लेकिन कमजोरी की वजह से उसकी आंखें फिर से बंद हो गईं। रुद्र जाने के बाद उस जगह पर सारिका झाड़ियों को हटाते हुए वहां पहुंची। जब वह वहां पहुंची तो उसने अपने सामने किसी के शरीर को नीचे पड़ा हुआ देखा, जिसे देखकर वह हैरान रह गई और साथ ही साथ उसके चेहरे पर खुशी नजर आने लगी। लेकिन फिर उसको ये समझ में आया कि यह शरीर बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही थी। इसे महसूस करते ही वह फिर से परेशान हो गई। अब तक वह जान चुकी थी कि यह रेवती ही थी और फिर उसने सभी को आवाज लगाया, हरीश सब, चंद्रेश सब, यहाँ आओ, दीदी मिल गई। उसकी इतना कहते ही चारों तरफ जो सब रेवती को ढूंढ रहे थे वह तुरंत ही वहां पहुंच गए। जब सबने रेवती को बेहोशी के हालत में नीचे लेटा हुआ देखा, तब सबके चेहरे पर गंभीरता आ गई, साथ ही साथ वह परेशान दिखने लगे। इसी के साथ वह सभी दौड़कर रेवती के पास पहुंच गए। तभी सारिता ने रेवती का हाथ पकड़ा और उसकी नाड़ी की जांच करने लगी। और फिर कुछ समय जांच करने के बाद सारिका ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, शुक्र है रेवती दीदी को कुछ भी नहीं हुआ है। तभी रेवती की आंखें धीरे धीरे खुली और फिर वह अपने मुंह से हल्की और कमजोरी भरी आवाज में बोली, सारिका। उसके इतना कहते ही सारिका के चेहरे पर खुशी आ गई और फिर वह रेवती के हाथ को पकड़ते हुए बोली, हाँ दीदी, मैं हूं यहाँ पर। इसके बाद उसने अपने पास से एक पानी का जार निकाला और फिर रेवती को पानी पिलाने लगी। दरअसल रेवती इस जंगल के पास ही में एक काबिले जिसका नाम रक्ताब कबीला था, उसकी सबसे काबिल शिष्या थी। सारिका और केशव दोनों रेवती के कनिष्ठ थे, इसलिए वह दोनों रेवती को दीदी कहते थे। पानी पीने के बाद रेवती के शरीर में कुछ जान आई और फिर वह उठकर बैठ गई, लेकिन उसके शरीर में कमजोरी अभी भी दिख रही थी। तभी वह बोली,
वह लड़का कहाँ है जिसने मेरी जान बचाई? ये सुनकर सभी हैरान रह गए और हैरानी के साथ एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी सारिका बोली, कौन सा लड़का दीदी, यह आप क्या कह रही हो? हमने तो यहाँ पर किसी भी लड़के को नहीं देखा। सारिका की बात सुनकर रेवती की आंखें सिकुड़ गईं और फिर उसने परेशान होकर बोला, अरे नहीं, यहाँ पर एक लड़का था जिसने मेरी जान बचाई थी उस मगरमच्छ से। ये सुनकर सभी हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी चंद्रेश बोला, अरे नहीं रेवती, हम जब यहाँ आए थे तब तुम बेहोश लेटी हुई थी जमीन पर और यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था। तुम बेहोशी की हालत में थी और कुछ ही देर पहले ही तुम्हें होश आया है। शायद कमजोरी की वजह से तुम्हें कुछ भ्रम हुआ होगा। ये सुनकर रेवती ने अपना सर हिलाते हुए बोली, नहीं, ये कोई भ्रम नहीं था। वह लड़का वास्तव में यहीं पर था। उसने एक काले रंग का कपड़ा पहना हुआ था, साथ ही साथ वह देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा था। उसका हाथ किसी ड्रैगन के जैसा दिख रहा था। और वह लड़का शायद 14 से 15 साल का ही होगा। ये सुनकर तो सब और भी ज्यादा भ्रमित दिखने लगे। सबको ऐसा लग रहा था कि रेवती को भ्रम हुआ है या फिर उसके दिमाग में चोट लगी है। लेकिन तभी सारिका बोली, अरे दीदी, तुम इतना मत सोचो, तुम अभी अभी बेहोशी से जागी हो। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। रही बात उस लड़के की, तो हम उसे ढूंढ लेंगे। ये सुनते ही बाकी सब भी सारिका की बातों पर हाँ में सर हिलाने लगे। फिर सारिका ने रेवती को सहारा देकर उठाया और फिर वे सब एक सुरक्षित स्थान पर चले गए। तभी सारिका बोली, रेवती दीदी, आपको थोड़ी देर आराम करना चाहिए और हम भी आराम करते हैं। वैसे भी शाम हो गई है, हमें रात यहीं पर गुजरना होगा। इस पर रेवती ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। जिसके बाद उन सभी ने मिलकर 2 तंबू गाड़े और इसके बाद सभी एक जगह पर आग लगाकर उसके चारों तरफ बैठ गए। तभी केशव रेवती की तरफ देखते हुए बोला, रेवती दी, वैसे आप मूर्छित कैसे हो गई? जहां तक मैंने देखा था आप तो उस फल को लेने गई थी ना? ये सुनते ही रेवती को कुछ याद आ गया और फिर उसने उनकी तरफ देखते हुए बोली, अरे हाँ, क्या तुम सभी को वह फल मिला? ये सुनकर सभी हैरान रह गए। तभी केशव हैरान होकर बोला, क्या बोल रही हो दी, हमें लगा कि आपने वह फल ले लिया है। इसे सुनकर रेवती ने अपना सर हिलाया और बोली, नहीं, मैं उस फल को तोड़ने ही वाली थी कि तभी उस पौधे से कांटे निकलकर मेरे हाथों में लग गए। इसके बाद उन कांटों में लगी जहर मेरे शरीर में चली गई और मैं पानी में गिर गई थी। ये सुनकर सभी चिंतित हो गए। तभी रेवती ने अपने चेहरे पर एक अलग सी चमक के साथ बोली, और फिर उस लड़के ने आकर मुझे उस मगरमच्छ से बचाया था। ये सुनकर सभी हैरानी के साथ रेवती को देखने लगे। अच्छा दीदी, एक बात बताओ, क्या उस लड़के के पास वह मानसिक ऊर्जा फल था? इस पर रेवती कुछ सोचते हुए बोली, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वह लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर था और हो सकता है कि उसने उस फल को ले लिया हो। ये सुनकर सभी ने एक ठंडी सांस ली। फिर चंद्रेश ने बोला, ये तो सही नहीं है, हमने कितनी मेहनत से उस फल को पाने की कोशिश की और एक लड़का यूं ही उस फल को ले गया। ये सुनकर रेवती बोली, चंद्रेश, तुम इतना भी उसके बारे में मत बोलो। वैसे भी उस फल पर हमारा नाम तो नहीं लिखा था ना, और उसने मेरी जान भी बचाई, तो ये समझ लो कि यह मेरी जान बचाने के बदले इसका इनाम है। ये कहते वक्त रेवती की आंखों में रुद्र के लिए हल्की जज्बात भी दिख रहे थे, जिसे देखकर सभी हैरान थे। दरअसल रेवती कभी भी किसी लड़के की तारीफ नहीं करती थी और उसकी तरफदारी करना तो बहुत दूर की बात, वह किसी से बात तक नहीं करती थी। तो ये बात उनको झटका दे रहा था कि वह रुद्र के बारे में इतना कुछ बोल रही है। तभी सारिका बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, अब सब लोग चलो आराम करते हैं। हमें कल घर वापस जाना है। वैसे भी दीदी, आपको तो आराम करना ही चाहिए, आपका शरीर बहुत ही कमजोर दिख रहा है। शायद कुछ आराम करने के बाद आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। ये सुनकर सभी सहमत हो गई और फिर सारिका और रेवती दोनों एक तंबू में चले गए और बाकी सभी लड़के दूसरे तंबू में और आराम करने लगे। इधर दूसरी तरफ तमसवन राज्य में कराम के सामने कादरा एक हाथ के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर डर का भाव साफ दिख रहा था। उसने कराम से कहा, लीडर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस लड़के को नहीं मार पाया। ये सुनते ही उसके चारों तरफ काले धुएं देखने लगी और फिर वहां पर एक डरावनी गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। क्या कहा तुमने? तुम उस लड़के को नहीं मार पाए? अगर तुम उस लड़के को नहीं मार सकते तो फिर खुद मर जाओ। उसके इतना कहते ही उस काले धुएं कादरा के शरीर को चारों तरफ से घेर लिया। काले धुएं को खुद को ढकता हुआ हुआ देखकर कादरा की आंखें डर से भर गई। साथ ही साथ उसने कहा, नहीं नहीं लीडर, मुझे वक्त दीजिए।
आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ये सुनकर कराम बोला, जाने दो, लेकिन तेरे जीने का क्या फायदा अगर तू इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकता, तेरे लिए तो मर जाना ही बेहतर है। ये सुनकर कादरा ने अपने दांत पीस लिए, उसको बहुत ही तेज दर्द महसूस हो रहा था। दरअसल बुद्ध धुआं किसी तेजाब की तरह उसके शरीर को जला रहा था। उसके मुंह से तेज चीख निकल रही थी। और जब उसे ये दर्द सहन नहीं हुआ तो उसने विनती भरे स्वर में कहा, लीडर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सिर्फ एक और मौका दीजिए। ये सुनकर कराम गुस्से के साथ बोला, मैंने तुझे वह मौका पहले ही दे दिया था, लेकिन तुमने क्या किया, तुम एक छोटे से बच्चे को भी नहीं मार पाया। इस पर कादरा बोला, लीडर यह मेरी गलती है, मैं ही उस समय थोड़ा लापरवाह था और इसी का फायदा उठाते हुए उसने मुझ पर पीछे से हमला किया, इस वजह से मैं घायल हो गया। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं पहले से ही तैयार रहूंगा और साथ ही साथ इस बार मैं आपसे वादा करता हूं, अगर मैं उस लड़के को आपके पास नहीं ला पाया तो मैं खुद ही अपना जान दे दूंगा। ये सुनकर भी कराम ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उसने और भी ज्यादा काले धुएं को उसके शरीर में समाने लगा, जिससे कादरा को और भी तेज दर्द होने लगा। इस दर्द को सहन करते हुए कादरा ने दांत पीस लिए और फिर बोला, लीडर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। उसकी इतना कहते ही धीरे धीरे उसके चारों तरफ जो काली धुएं घिरे हुए थे वह बिखरने लगे और साथ ही साथ उसके शरीर में जो दर्द महसूस हो रहा था वह भी अब धीरे धीरे कम होने लगा, जिसे महसूस कर कादरा ने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे उस तेज धूप में छांव मिल गई हो। क्या होगा आगे? कहाँ है रुद्र और क्या रेवती फिर से देख पाएगी रुद्र को?